ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया टॉपिक को लेकर आ चुका हूं आपके पास और आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है किरचॉफ नियम। क्या है किरचॉफ नियम? इसे हम बारीकी से समझेंगे क्योंकि यहां से सवाल जो है ना बोर्ड एग्जाम में भी बना है और 12 के बोर्ड के एग्जाम में भी बना है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जो भी भाई मेरे चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इतने अच्छे अच्छे नॉलेज आप क्या करोगे, आप छूट जाओगे इससे और आपका नंबर कम आ सकता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए और नॉलेज चाहिए सही मात्रा में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम को। अरे क्या किरचॉफ नियम? आप इसे आलू चॉप के नियम से याद कर लो। क्या है ये नियम? आलू चॉप, यानी कि किरचॉफ आलू चॉप, ऐसे याद करो तो याद हो जाएगा। समझ में आया? आलू चॉप का नियम या किरचॉफ का नियम हम ऐसे याद कर लेते हैं रिलेट करके। समझ में आ रहा है? आप इसे मस्ती के तौर पे याद कर सकते हो। तो मैं बात करता हूं किरचॉफ के नियम पे, यानी कि आलू चॉप के नियम पे। क्लियर? तो आज हम बात कर रहे हैं प्रथम नियम, उसके बाद आगे बात करेंगे द्वितीय नियम के। यानी कि मैं पहले बता दूं किरचॉफ का नियम यानी कि आलू चॉप का नियम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, फर्स्ट और सेकंड। ये विद्युत धारा से रिलेटेड होता है। क्लियर है बात? तो अभी हम देख रहे हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम को बारीकी से समझते हैं और इसे अपने आप में क्या करते हैं, समझ के इसे याद कर लेते हैं। क्लियर? तो पहला नियम क्या बोल रहा है सुनो। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये क्या था? ये हमारा था डिफिनेशन। क्या था? किसी परिपथ में, कोई भी तार है, कोई परिपथ है जिसमें विद्युत धारा आवागमन करता हो, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं, मतलब समस्त धाराओं का मतलब बहुत सारी धाराएं अगर किसी संधि पर मिल रही है तो उसका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। यही तो कह रहा है कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम, यानी कि आलू चॉप का नियम। क्लियर? यानी कि अब हम समझते हैं इसे एक ग्राफ के थ्रू। आपको अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेफिनेशन समझ में ना आए, बट डेफिनेशन आप समझ गए हैं तो आप हम समझेंगे क्या? अब हम इसे पैराग्राफ यानी कि डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसी को। तो बोला किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, यानी कि हम एक क्या करते हैं, एक संधि ले लेते हैं, यानी कि एक पॉइंट ले लिए जहां पे कोई भी विद्युत धारा क्या होगा, आएगा और यहां से निकलेगा। और एक धारा लेते हैं, यहां देखो एक विद्युत धारा यहां से आया और इस संधि पर मिला और इस धारा का नाम रख दिया हमने ए। क्लियर? या विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं ना तो आई कर देते हैं। क्लियर? यानी कि एक धारा आया I1 रख दो और एक धारा इधर से जा रहा है इसी बिंदु पर, इसको रख देते हैं I2। क्लियर? I1 और I2 हमने रख दिया, दो धाराएं ले ली। अब क्या हो रहा है, इधर से एक धारा बाहर की ओर चला गया, इधर से एक धारा बाहर की ओर चला गया और इधर से एक धारा बाहर की ओर चला गया। और एक धारा ले लो, इधर से एक धारा बाहर की ओर चला गया और एक धारा इधर से ले लेते हैं, इधर से इस बिंदु पर आया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक संधि पर बहुत सारी धाराओं को लाकर जोड़ रहे हैं और लाकर बाहर भी निकाल दिया। ये चीज आपको ये डेफिनेशन समझाने में काम आने वाला है। ठीक है? तो हम यहां रख दिए I3। क्लियर है बात? I1, I2 और I3 ऐसी धाराएं हैं जो इस संधि पर आकर मिला है। क्लियर है बात? उसके बाद I4, I5, I6 और I7 इन सभी का नाम रख दिया हमने। और I4, I5, I6 और I7 जो ऐसी धारा हैं जो इस बिंदु से, इस संधि से क्या हो रहा है, बाहर की ओर आगे जा रहा है। क्लियर है बात? ये बातें आप समझ गए, यानी कि हमारा डायग्राम जो है तैयार हो गया है इसे समझने के लिए। क्या बोला हमने? I1, I2, I3 ऐसी धाराएं हैं जो इस बिंदु पर आकर मिली संधि पर, और I4, I5, I6 और I7 ऐसी धाराएं हैं जो इस बिंदु से बाहर की ओर जा रही है। अब हम आते हैं यहां पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है। किसी परिपथ में, एक परिपथ हो गया ये, किसी परिपथ में किसी संधि पर, किसी संधि मतलब ये संधि हो गया। ठीक है? ये जो पॉइंट है ये संधि हो गया। क्लियर है बात? ये संधि हो गया, ध्यान दो ये संधि हो गया।
किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय मान, यानी कि इसका मान, इसका मान, इसका मान और ये सारे जो धाराएं हैं इन सभी का बीजगणितीय मान क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा। यही समझाना चाह रहे थे और आप समझ गए। अब इसे हम एक छोटा सा समीकरण के रूप में देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो बीजगणितीय मान को तो आप समझ रहे हैं, बीजगणितीय मान को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। क्लियर है बात? बीजगणितीय मान को सिग्मा से, और ये दे देते हैं आई। बीजगणितीय मान किसका? धारा का बीजगणितीय मान हम निकालने वाले हैं। क्लियर है बात? अब धारा का बीजगणितीय मान क्या बोला? इसके अनुसार किरचॉफ के नियम के अनुसार प्रथम नियम जो बोला क्या? किसी संधि पर जो जितनी धाराएं मिलती है उसका योग क्या होगा? शून्य होगा। तो हम देखेंगे क्या, जितनी धाराएं पहले इस पे आकर मिली है उसे हम लिख लेते हैं। आई क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीन धाराएं जो थी इस संधि पर क्या हुआ? आकर मिला और बराबर कर दो या इसको प्लस कर दो। इसका योग जो हुआ, इन तीनों का योग और ये जो धाराएं जा रहे हैं सभी धाराओं का योग, तो I क्या होगा? I4 प्लस I4 I5 प्लस I6 प्लस I7 हो गया। ये सारी धाराओं का योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यही बात समझाना चाह रहे थे, ये भी आप समझ गए। अगर आपको ऐसे करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर देते हैं बराबर, इक्वल टू। अब ये भी आपका सही हो जाएगा। क्यों? ये समझो, I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा, 1 2 3, ये तीनों धाराएं आपस में एक बिंदु पर आकर मिला। ठीक है। उसके बाद I4 I5 और I6 और I7, ये चारों धाराएं I4 I5 I6 और I7, ये चारों धाराएं इससे बाहर निकला, इस बिंदु से क्या हुआ? बाहर निकला, जिसका योग क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। यही तो यहाँ पे डेफिनेशन बोला, आसानी से आप समझ गए। क्या बोला? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो लो ना, बीजगणितीय योग निकाला हमने, इतना और इतना का मान क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। ये बातें यहां से क्लियर, और प्रथम नियम आप समझ चुके हैं पूरा आसान भाषा में। क्लियर? अब बात करते हैं, दूसरा एक नोट है क्या? प्रथम नियम को किरचॉफ का संधि नियम भी कहा जाता है, दूसरा किरचॉफ का बिंदु नियम भी कहा जाता है, और किरचॉफ का जंक्शन का नियम भी कहा जाता है। तीनों बातें यहाँ पे क्लियर, समझ जाओ। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, पूछेगा क्या? किरचॉफ का संधि नियम क्या होता है, या किरचॉफ का बिंदु नियम क्या होता है, या किरचॉफ का जंक्शन नियम क्या होता है। ये तीनों इसी रूल या यही नियम को कहा जाता है। आप इसे समझ चुके हैं, और आपको तो मैं बता दिया ये कौन सा नियम हो गया? आलू चॉप का नियम होता है ना, आलू चॉप का नियम से भी इसे याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। क्लियर है बात? ये हम समझ गए। अब जल्दी से तुरंत हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम को, जल्दी से देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अब जल्दी से हम देखते हैं किसका नियम? किरचॉफ का द्वितीय नियम के बारे में। पहला नियम हम जल्दी से देख लिए, और किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम याद करने के लिए करते हैं क्या? इसको बैगनी चॉप दे देते हैं नाम। पहला नियम क्या था? आलू चॉप। दूसरा नियम बैगनी चॉप। खाते तो हो ना, सभी लोग खाते होंगे घर में। तो ऐसे ही मजेदार तरीकों से हम इसे सीख लेंगे आसानी से, जैसे पहला नियम हमने समझा। आज हम बात कर रहे हैं दूसरा नियम के बारे में, कर रहे हैं ना। तो आप देश के वीरो, आप रुक के क्या कर रहे हो? बैगनी खाना है कि नहीं खाना? जल्दी से यहाँ समझेंगे। उससे पहले जो भी नया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो जल्दी से। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजा आएगा और हमेशा मजा आएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब आते हैं द्वितीय नियम के बारे में। द्वितीय नियम क्या बोल रहा है? किरचॉफ का द्वितीय नियम ये देखो, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, ये जो लिखा हुआ है ना विद्युत वाहक बल, शॉर्ट कर दिए हम, ये नहीं कि विवा बल पढ़ के चल जाना आगे, ऐसा नहीं। विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा डेफिनेशन था।
अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है, आपको अभी समझ में आने वाला है ये लिखा क्या है। अभी इस डायग्राम के थ्रू हम उसे बारी बारी से समझ सकते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या बोले, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के लिए के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। इसे ही हम यहां समझते हैं। ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा डेफिनेशन था। क्लियर है डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इस डायग्राम पे, उसी चीज को यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। अब बात क्या बोला, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास बोले तो ये जो हमने डब्बा बनाया, इस तरह का डब्बा, ये एक डब्बा हो गया, दूसरा हो गया, इधर आगे भी बना सकते हैं आप, जितना बना लो इधर भी बना सकते हो। यानी कि ये क्या हो गया, बंद पास हो गया। बंद इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ क्लोज सर्किट बना है ना, क्लोज है, बंद है चारों तरफ से, इसीलिए बंद। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, आगे बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो। तो हम एक ले लिए और यहां पे भी बना सकते हो तीन। क्लियर है बात, ऐसे समझ लो। आगे देखते हैं क्या बोला, क्या बंद पास के लिए। तो बंद पास हम समझ गए क्या होता है, विभिन्न भागों में बहने वाली धारा। विभिन्न भागों में यानी कि जिधर धारा बह रहा है, देखो एक इधर बह रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, यानी कि धाराएं जो होती है, धाराएं किधर बह रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है बात, बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोध। अब उसमें प्रतिरोध भी उत्पन्न होगा, देखो प्रतिरोध उत्पन्न है कि नहीं, यहां भी प्रतिरोध उत्पन्न है, यहां भी प्रतिरोध, यहां भी प्रतिरोध, इसको I3 कर दो। तो सब जगह पे क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न है। क्लियर है बात, प्रतिरोध उत्पन्न है। अब देखो बोला प्रतिरोध उत्पन्न तो हो गया, उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, इनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध, ये दोनों का गुणनफल जो होगा विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही तो समझना है। यानी कि I1 गुना IR1, ये दोनों हो गया क्या, आपका एक प्रतिरोध हो गया और एक विद्युत धारा हो गया, दोनों का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है बंद पास में। यही डेफिनेशन कहा है। इसे हम छोटा सा समीकरण के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं जल्दी से, और इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम समीकरण के रूप में इस बंद पास से समीकरण तैयार करके आपको समझाते हैं। तो हमारा बीजगणितीय मान बोला है ना, बीजगणितीय मान को डिनोट करने के लिए सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बोलते हैं ना, सिग्मा को लिखकर हम समझा सकते हैं। सिग्मा हो गया और इसके बाद क्या हो गया, आई। बोला क्या है, विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों का गुणनफल। तो आई और आर हो गया क्लियर। आई और आर का गुणनफल किसके बीजगणितीय मान के बराबर होगा, बीजगणितीय मान के बराबर होगा विद्युत वाहक बल। यानी कि ई जो हो गया हमारा विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि ये क्या हो गया, ई डिनोट कर रहा है विद्युत वाहक बल को, आई कर रहा है आपका धारा को, आर कर रहा है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को कर रहा है। ये हमारा एक छोटा सा क्या हो गया, समीकरण तैयार हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। ये हो गया आई आर मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि इसी के थ्रू तो हम जा रहे हैं, गुणनफल है ना। यहाँ देखो गुणनफल का बीजगणितीय योग, इन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, आपका विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो आ जाइए यहाँ पे बंद पास एक के लिए अब बोलिएगा ये क्या लिखा हमने, तो बंद पास एक के लिए मतलब ये वाला डब्बा के लिए हम एक समीकरण तैयार करने वाले हैं। तो उस समीकरण को देखते हैं। तो हमारा समीकरण क्या होगा, देखो ध्यान से, हमारा समीकरण हो जाएगा, ये हो गया आपका बीजगणितीय मान, ठीक है। अब क्या देखो ध्यान से, हम ले लेते हैं I1 और मल्टीप्लीकेशन R1। ये क्या हो गया, आप देखोगे कि इस पास में विद्युत धारा और रेसिस्टेंस क्या है, I1 और R1 है, जो हमने गुणनफल में ले लिया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर बंद पास एक तो यहां तक है ना, एक ये डब्बा है पूरा, तो यहां पे भी देखेंगे क्या माइनस कर रहे हैं। अब आप सोचोगे ये माइनस आया कहां से, माइनस क्यों किए, यहां तो बोला योग है, माइनस इसलिए किए क्योंकि यहां देखो विद्युत धारा अपोजिट चल रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, यानी कि अपोजिट धाराएं हैं, इसीलिए यहां पे क्या कर दिया माइनस। अगर एक तरफ धाराएं इधर से निकलकर ऐसे जाता तो हम प्लस कर देते। क्लियर है बात, ठीक है। तो I1
R1 मल्टीप्लिकेशन में माइनस यहाँ पे देखो दूसरा में क्या है I2 और R2 दोनों है धाराएं I2 R2 हो गए, यहाँ पे I1 और R1 हो गए। क्लियर, समझ में आया। और ये किसके बराबर है, इन दोनों का योग जो होता है किसके बराबर हो जाता है आपका, ध्यान दो, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब बोलोगे ये विद्युत वाहक बल है, यानी कि पहला वाला के लिए I1 और R1 के लिए E1 हो गया विद्युत वाहक बल, I2 और R2 के लिए E2 हो गया वाहक बल। अब आप बोलोगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो योग दिया हुआ है, तो मैं तो बता दिया विद्युत धारा चल कैसे रहा है, अपोजिट चल रहा है, यानी कि एक इधर जा रहा है, एक इधर से इधर आ रहा है, एक इधर से इधर, अपोजिट चल रहा है, तो ये माइनस हो गया। एक ही दिशा में चलता तो हम क्या करते, प्लस कर देते। तो ये हो गया बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए ये समीकरण हो गया तैयार। अब दूसरा समीकरण भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखो ये तीर इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि दूसरा पास के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं हम, देखो ध्यान से, बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए अब देखते हैं तो देखेंगे क्या, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को हमको देखना है। तो देखिए बीजगणितीय मान लेते हैं I2 R2, ठीक है, प्लस I3 R3। अब आप सोचोगे ये क्या लिख दिया हमने, अरे देखो ध्यान से गौर से देखो, ये धारा जो है ना, ये अब हम ले रहे हैं दूसरा वाला पास ना, तो ये हमें इससे जरूरत है, इतना वाला डब्बा से, यानी कि धारा ऐसे जा रहा है और इधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इधर भी ऐसे जाएगा, यानी कि ये एक चक्र बना रहा है जो कि सीधा मात्रा में घूम रहा है, कहीं अपोजिट धाराएं नहीं जा रही है, इसीलिए हमने क्या किया, प्लस लिया। यही तो हम समझा रहे थे, यहाँ पे माइनस की लिया। ठीक है, क्लियर है बात। यानी कि I2 R2, यानी कि इस पास के लिए I2 R2 ले लिया, इसके लिए I3 और R3 ले लिया, यानी कि विद्युत धारा और प्रतिरोध ले लिया। अब बात करते हैं इसके वाहक बल के बारे में। विद्युत वाहक बल क्या होगा, E2 होगा, E2, यानी कि ध्यान दो यहाँ पे सिर्फ एक विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है, इसमें तो कोई विद्युत वाहक बल कार्य नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, बीजीय गणित जो होगा, बीजगणितीय मान जो होगा किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। ये हमारा दूसरा पास के लिए हो गया तैयार। ये दोनों समीकरण से आप समझ गए होंगे इसके किरचॉफ के द्वितीय नियम को, यानी कि कौन सा, बैगनी-चॉप का नियम। आशा आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना है। अब ये महत्वपूर्ण बातें क्या है तो समझो। पहला बात, दो महत्वपूर्ण बात में पहला बात क्या होगा, देखो ध्यान से। पहला जो नियम पढ़े अब, कौन सा, आलू चॉप का नियम, यानी कि किरचॉफ का पहला नियम। क्लियर, उसके बारे में अगर बात करें तो उससे पहले यहां पे देख लो द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है। द्वितीय नियम को किरचॉफ का लूप का नियम कहा जाता है, वोल्टता का नियम कहा जाता है, बंद पास का नियम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको ये भी पूछ सकता है किरचॉफ का लूप का नियम का बताएं, किरचॉफ का वोल्टता का नियम क्या होता है, किरचॉफ का बंद पास का नियम क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। द्वितीय नियम ना देकर ऐसे पूछ सकता है। क्लियर, ये बातें क्लियर होगी। अब दो महत्वपूर्ण बातें जो थी वो समझो। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम जो हम पढ़े वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किरचॉफ का दूसरा नियम वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसे समझते हैं। तो पहला नियम जो था किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किसके, आवेश संरक्षण। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है बात, ये नहीं दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे, यहीं पे सुन लेते हैं। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ये किससे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। द्वितीय नियम किस पे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। पहला नियम किस पे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आशा है वीडियो पूरा अच्छा लगा, यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, वीडियो कुछ नॉलेज दिया, आपको समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।